नमस्कार। आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। इस टॉपिक का नाम है इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इंडियन स्टैंडर्ड कोड है क्या, इसके यूज क्या है, क्या क्या यूटिलाइजेशन है इसका, कहाँ पे यूटिलाइज होता है, कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे रीड करते हैं, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कोड है क्या। तो अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो बहुत पहले से इंडिया इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता। अब फॉलो करने लगा है, इसलिए ताकि जो हम पहले कोड फॉलो करते थे उसमें बहुत सी कमियां थी जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो अगर हम देखें तो बहुत पहले, यानी कुछ इस टाइम में हम इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश के स्टैंडर्ड को फॉलो करते थे। लेकिन अब हमने अपना इंस्टीट्यूशन भी बनाया। उस इंस्टीट्यूशन का नाम हमने इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन रखा। उसके बाद हमने ब्यूरो ऑफ इंस्टीट्यूट कर दिया उसको, या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया। इसमें बहुत सारे कमिटी मेंबर हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन इसमें रहना चाहिए और कौन कौन सा चेंज होना चाहिए। तो समय समय बाद हमारे इंडियन स्टैंडर्ड रिवाइज भी होते रहते हैं, चेंज भी होते रहते हैं। तो लगभग 4000 के करीब अभी इंडियन स्टैंडर्ड हैं। लेकिन अगर हम सिविल इंजीनियरिंग बात करें तो मुश्किल से आपको 9 से 15, 17-18 कोड जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं इसमें। तो हम उनको भी देखेंगे कौन कौन से कोड हैं वो और उनका क्या है। अब इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो कैसा कैसा इंडियन स्टैंडर्ड हमको मिलेगा। पहला हमें मिलेगा मटेरियल स्टैंडर्ड, टेस्टिंग स्टैंडर्ड, डिजाइन प्रोसीडर, ठीक है। उसके बाद फिनिशेड प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ स्टैंडर्ड मिलेगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग बिल्डिंग के डिजाइन में 9 से 10 कोड यूज होते हैं। तो वो बिल्डिंग के डिजाइन में 9 से 10 कोड कौन कौन से यूज होते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर द बिल्डिंग डिजाइन, फर्स्ट आपका है, आई थिंक ये सबको पता होगा, जिसको जो लोग आरसीसी पढ़े होंगे उसमें आप यूज किए होंगे। ये इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 है। अगला कोड है हमारे पास जो स्टील का कोड है, वो है इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007। थर्ड है हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड 875/1984 जो लोडिंग्स और वेब के बारे में बताता है। चौथा है हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड 1343/1980। पांचवा है हमारे पास 8093/2000। सिक्स पे है हमका 13920/1997। सेवेंथ, 8 और 9, ये कुछ मेजर हैं जो बिल्डिंग डिजाइन में प्रोस यूज होते हैं। अब हम देखते हैं इनको डिटेल्स में कि ये एक्चुअली है क्या। अगर हम बात करें 456/2000 के बारे में, तो ये एक्चुअली ये कोड जो है आपकी कंक्रीट के लिए, जो मैंने पहले ही बताया था आरसीसी के लिए, एक्चुअली में ये स्पेसिफिकेशन जो है वो आरसीसी के बारे में देता है। ये आरसीसी में उसका मटेरियल के बारे में, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी, उनका रेशियो क्या होगा। आपने जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पढ़ा है वो यहीं से निकल के आता है, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज होगा, ठीक। ये सब यहाँ से मिल के आते हैं। आपको स्पेसिफिकेशन क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पहले हम ये कोड जो है आपका बात देखते हैं क्या है। पहले आपका कोड है ये प्लेन कंक्रीट में यूज होता है। उसके बाद ये आज़ादी के तुरंत बाद, यानी 1953 में लाया गया था। उसके बाद इसको बहुत 2-3 बार रिवाइज किया गया। पहले एक बार 1957 में रिवाइज किया गया, फिर 84 में रिवाइज किया गया। लेकिन अब लेटेस्ट जो है वो 2000 है। दिस इज द रिवाइज कब किया गया, 7 में, 57 में, 84 में और अब 2000 में जो हम अभी लेटेस्ट पढ़ रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये मटेरियल की यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड स्ट्रेंथ क्या रहेगी उसके बारे में बताता है ये। अगर और बात करें तो देखिए कोई भी कोड जो है, कोई भी कोड है, वो आप ध्यान रखिएगा कभी भी वो वर्किंग स्टेट मेथड को अप्रोच नहीं करता। सभी कोड लिमिट स्टेट मेथड को ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि यही कोड बनाने का ही मतलब है कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन करें वो लिमिट
स्टेट मेथड से हो, यानी उसमें कोई भी गलती ना हो। वर्किंग स्टेट में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, माइनर क्या मेजर मिस्टेक भी हो जाते हैं उसमें, तो सो उसको अवॉइड करने के लिए हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड को फॉलो करते हैं। तो अगर अगर हम आरसीसी में अगर हम इस कोड को यूटिलाइज करते हैं तो हम वहाँ आपने देखा होगा कि आरसीसी की मतलब रैन फोर सीमेंट कंक्रीट की जो सर्विसबिलिटी है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसकी डिजाइन कैसे करेंगे, वो सब यहाँ हम फॉलो करते हैं। तो सर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये एक और टर्म यहाँ पे आता है, ट्रांसपोर्टे प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग ऑफ कंक्रीट, कैसे कैसे यूज करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये सब ट्रांसपोर्ट में हम ये नहीं दिखाते कि कैसे ट्रांसपोर्ट करें, वहाँ दिखाया जाता है कि ट्रांसपोर्टिंग में ये क्या क्या इसमें कमी आ जाती है, उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए, ये सब वहाँ पे दिया जाता है। और कौन से जो हमारे पास क्वालिटी मैनेजर होता है वो कैसे ये चीज़ फाइंड आउट करें कि हाँ ये मटेरियल जो है वो बढ़िया है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड को अप्रोच करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो कोड है आपका, ये मैंने आपको बताया डीएसएस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए अप्रोच करते हैं इसको, और इसको प्रैक्टिस कोड भी कहा जाता है, किसका, स्टील का। ठीक है, तो ये ऑप्टिमम स्ट्रेंथ अगर हम स्टील की जानना कोशिश करें तो हमें इस कोड को देखना पड़ेगा। और ये जो कोड है ये पहले हम आरसीसी का कोड ले आए थे, उसके बाद स्टील का कोड ले आए, उसके बाद इसको भी रिवाइज किया गया, बहुत बार रिवाइज किया, करीबन 2-3 बार इसको भी रिवाइज किया गया। 62 में भी रिवाइज किया गया था इसको, 84 में भी रिवाइज किया गया था, अभी लेटेस्ट रिवाइज है 2007 जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले इसकी, तो इट इज द titles of the general construction in civil codes and practice. Next, and to achieve the efficient and optimum standard for the structure steel product. Next, Indian Standard Institute in the implemented action in the 1950, and it was able to bring out the code in 1956. रिवाइज किया गया था इसको 62 में, 84 में और 2007 में। ये गाइडलाइंस क्या देता है, क्लास ऑफ स्टील, ये भी लिमिट ऑफ स्टेट को फॉलो करता है, और ये आपका एक सर्विसिव रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिल द इन डिजाइन, यानी सभी डिजाइन के प्रोसीजर में जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, स्टैंड से लेके नट बोल्ट जो भी है, स्टील है कौन सा स्टील लगेगा, कैसा लगेगा, थिकनेस क्या होगी, उसकी बाउंडेशन क्या होगी, बेल्डिंग होगा, नट बोल्ट होगा, ये सब जो है आपको इस कोड से ही मैच करके करना पड़ता है। ठीक है, अब ये है कि लोड कौन सा लोड करना है, लोडिंग कैसी है, ये सब यहाँ पे आपको इस कोड से अप्लीकेबल करा के ही कोई भी डिजाइन जो स्टील का है वो करना पड़ता है। अगला कोड हमारे पास है जो लोडिंग के लिए है, डिजाइन लोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 875 1984, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिजाइन लोड्स फॉर बिल्डिंग। अब देखिए बहुत सारे लोड है हमारे पास, विंड लोड है, डेड लोड है, लाइव लोड है, स्नो लोड है, क्रेन लोड है, तो ये सभी लोड को अगर हम कंसिडर नहीं करके चलेंगे साइड पे तो मे भी ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इन सबको अप्लीकेबल कराने के लिए हम एक कोड को फॉलो करते हैं, जिस कोड को हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 875 1984। बात करते हैं, देखिए अवेलेबल फॉर द डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, क्रेन लोड, इन सबको स्पेसिफिकेशन देके हम काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बात, ये डेड लोड डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कैसा है। तो जब डेड लोड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पे है तो आपको अंदाजा हो गया स्नो लोड कहाँ कंसिडर करेंगे, स्नो लोड वहाँ कंसिडर करेंगे जहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, शिमला आपका है जहाँ पे बर्फबारी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को स्लोप प्रोवाइड करते हैं, जो आपके रूफ है रूफ को स्लोप देते हैं। जहाँ पे इधर देखिए तो फ्लैट स्लैब लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फ्लैट स्लैब नहीं लगाते हैं हम, वहाँ पे क्या लगाते हैं आपका, वहाँ पे हम लगाते हैं स्लोप रूफ। ठीक है, तो ये आपका इस इंडियन स्टैंडर्ड से एप्लीकेबल होकर चलता है। तो ये आपका स्लोप ऑफ रूफ बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह, ये भी आपको लोड्स ऑन द बिल्डिंग्स गाइडलाइंस देता है। ये भी आपको हेल्प करता है कि उस बिल्डिंग का हम लोड कैसे फाइंड आउट करें। तो सो दिस इज द एप्लीकेबल फॉर द ऑल लोडिंग कंडीशन ऑफ बिल्डिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास 1343 वाला, देखते हैं इसको। 1343 ये क्या है, ये एक्चुअली में ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आपने नाम सुना होगा प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग। तो ये वहाँ बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि प्री स्ट्रेस जो स्ट्रक्चर है या फिर पोस्ट
स्ट्रेस जो है, प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग, यहाँ पे ये बहुत काम आता है। तो ये आपको देता है कि कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करें टेंशनिंग के लिए, कब करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। और ये भी आपका लिमिट स्टेट को ही फॉलो करता है। ये कोड आपको इंस्पेक्शन में भी काम करता है कि टेस्टिंग में भी काम करता है, मतलब सभी जगह अप्लीकेबल है आपको, ठीक है। लिमिट स्टेट को फॉलो करता है। ये रिक्वायरमेंट फॉर द ड्यूरेबिलिटी, आपको पता ही है कि फ्री स्ट्रेस जो है वो मोर ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा लोड को बियर कर सकता है। तो ये सब आपके कोड है। अब आप हम बात करते हैं, दो छोटे छोटे कोड हैं। तो पहला जो कोड है आपका 1893-2000, ये आपके लिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन और स्ट्रक्चर के लिए है। दूसरा आपका है डक्टाइल डिटेल्स रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए है, यानी जो सिस्मिक फोर्स है जहाँ पे हम कंक्रीट यूज नहीं करते, उस कंक्रीट को यूज करने के लिए हम पहले कोर्स से वेरीफाई कराते हैं कि क्या है इस फोर्स पे ये अगर इतनी लोडिंग है तो ये अप्लीकेबल है या नहीं, ये यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट कोड है हमारे पास, ये भी दो छोटे छोटे कोड हैं। तो ये कोड जो है आपके, ये आपके गाइडलाइंस देता है रिपेयरिंग के लिए। सिस्मिक मतलब कोई अगर मतलब अर्थक्वेक आ गया तो उसको अगर रिपेयर करना है तो कैसे उस बिल्डिंग के स्ट्रेंथ बनाएंगे। तो मान लो पुराना बिल्डिंग है, उसको नए में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे कैसे कैसे उसकी प्रोसीजर होगी, ये यहाँ से हमें मिलता है, ठीक है। दूसरा है, ये भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए है, मोर एप्लीकेबल है ये, ठीक। और एक ये कोड है आपका, ये इम्प्रूव करता है अगर हमें पता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, अगर वहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना अनिवार्य है, तो हम पहले क्या करेंगे, ग्राउंड को इम्प्रूव करेंगे अर्थक्वेक के इंटेंसिटी के अनुसार। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे कि जितना से जितना हो लाइट वेट बिल्डिंग बनाए। लाइट वेट बिल्डिंग क्या करता है कि वो सिस्मिक वेव को आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो लो कॉस्ट स्ट्रेंथ मैसनरी बिल्डिंग्स भी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले कोर्स के बारे में बात करें, तो वो आपका कोर्स है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। पहले हमने पढ़ा बिल्डिंग डिजाइन के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन कौन सा होता है, सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, लाइम्स हैं, ठीक। तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ कोड है। तो ये कोड क्या है आपके, तो ये कोड जो है आपके सीमेंट के लिए कैसा कोड है, कौन सा सीमेंट होगा स्ट्रेंथ की, कंक्रीट के स्ट्रेंथ के लिए। तो ये बहुत सारे आप स्किल देखिए, तो ये कुछ लिस्ट है उनके। तो ये आपका है जो स्पेसिफिक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा है आपका स्पेसिफिक ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए। उसके बाद है आपका नेचुरल बिल्डिंग स्टोन्स के लिए आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद अब इतने सारे हैं तो एग्रीगेट्स के भी कोड होंगे, तो आपको एग्रीगेट के भी कोड्स हैं। उस कोड का 383/1917 है, ये आपके पास है। उसके बाद माइल्ड स्टील के लिए भी है, उसके बाद आपका ब्रिक्स के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चर और डिफरेंट जोन वगैरह के लिए भी कोड्स हैं। तो ये कोड्स हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और कम से कम इन कोड्स को लिख ले कहीं पे, क्योंकि ये कोड्स बहुत ही रेयर केस में यूज होते हैं। ये पोर्टलैंड्स वाला तो यूज होता है, बट ये नीचे वाले कुछ उतने एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो सो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लेते हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स में कौन सा कोड्स एप्लीकेबल है, या फिर कौन सा कोड हम अप्लाई करते हैं। सो ये आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। और मेरे को आप जितने भी स्लाइड्स में आप जो भी कंटेंट देखें, अगर आपको लिखने की जरूरत है तो वीडियो पॉज करें और शांति से लिखें, और फिर उसको ध्यान दें। देखिए इनके डिटेल्स के बारे में ओवरव्यू देना ये बहुत ही ज़रूरी था। सो मैंने सोचा कि आज एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड के बारे में वीडियो बनाया जाए। सो ये आपको दिखाया। तो ये आपका सभी कोड हो गए। अगर इन कोड्स के ब्रीफली नॉलेज के बारे में आपको अगर कुछ आपको नोट्स वगैरह की ज़रूरत है, तो आप मेरे ब्लॉग से ले सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मैं आपको मेल के थ्रू ये सभी कोड्स आपको PDF फॉर्म में सेंड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो बनाने का एक ही ऑप्शन है, लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आने वाला है वो
जो बिल्डिंग मटेरियल मैंने छोड़ रखा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, देन ये अभी सीरीज जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, अभी हम डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग के बारे में एक वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो वो बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मी फॉर द मोर अपडेट।